सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है बाबू। जाकर वीडियो देख लीजिए पीछे वाला। जिन बच्चों ने वीडियो देखा है उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर देख लीजिएगा। आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है बाबू। लेक्चर नंबर 5। पीछे हम क्या पढ़े हैं बाबू? लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक का पढ़े हैं। तो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक पढ़े क्या बाबू? प्रकाश क्या है, प्रकाश गमन के आधार पर कितने प्रकार के होता है, प्रकाश उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होता है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, या प्रकाश के परावर्तन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कब पढ़े बाबू? लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 में। आज लेक्चर नंबर 5 है। आज देखिएगा, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पहला है के लेक्चर नंबर कौन है? प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर कौन है बाबू? 5। समझिएगा, आज का टॉपिक है बाबू कि उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखे, अवतल दर्पण के उपयोग, और आगे बहुत पढ़ेंगे। पहले देख लीजिए, आज चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त। देखिएगा क्या है कि सुनिएगा ध्यान से। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। पहला है टॉपिक बाबू कि अवतल दर्पण के कितने उपयोग होते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। तो अवतल दर्पण के उपयोग देखिएगा बाबू। अवतल दर्पण के पहले यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। कौन सी बाबू? अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहिलका देखिए, पहिलका उपयोग है अवतल दर्पण के कि दाढ़ी बनाने वाले आईने के रूप में जो सैलून होता है ना बाबू, यहाँ पर जो आईना लगा रहता है आपके सामने जिसमें आप फेस देखते हैं, वो कौन दर्पण होता है बाबू? अवतल दर्पण। कौन दर्पण होता है बाबू? अवतल दर्पण। तो कौन सी लिखेंगे? दाढ़ी। अवतल दर्पण का उपयोग पहला कौन सी है? दाढ़ी बनाने वाले, दाढ़ी बनाने वाले आयने के रूप में, आयने के रूप में। अवतल दर्पण के पहले का उपयोग कहाँ होता है बाबू? दाढ़ी बनाने वाले आयने के रूप में। जो सैलून में आप जाते होंगे बाल उल कटवाने, तो उसमें जो सामने आपका फेस दिखता है जिसमें आप देखकर बाल कटवाते हैं, वो कौन दर्पण होता है? तो वो कौन दर्पण होता है बाबू? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के पहले का उपयोग कौन है बाबू? दाढ़ी बनाने वाले आयने के रूप में। अवतल दर्पण के दूसर का उपयोग है बाबू, दूसर का उपयोग देखिए, अवतल दर्पण के दूसर का उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग कौन सी में किया जाता है बाबू? तो अवतल दर्पण के उपयोग रोगियों के, रोगियों के कान, नाक, कान नाक और गला आदि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहल का तो समझ गए बाबू कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? सैलून में, यानी दाढ़ी बनाने वाले आईने के रूप में या बाल काटना, समझिए। और दूसरा का कह रहा है कि रोगियों के कान नाक गला
आदि देखने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? तो अवतल दर्पण के। समझिएगा। तो जैसे कि आप बचपन में जैसे कि स्टोन में देता था क्या बाबू, एक ऐसा रहता था। इसमें आप ऐसे करके देखते हैं, इसमें कौन दर्पण लगा होता है बाबू? अवतल दर्पण। कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर जो डॉक्टर होता है ना बाबू, वो रोगियों के कान, नाक, गला आदि देखने में। क्यों बाबू? क्योंकि जो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है बाबू, बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब बड़ा होता है, जिससे कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई दे देता है अवतल दर्पण में। समझ गए बाबू? दूसरा का उपयोग कुछ है कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा का देखिएगा बाबू, तीसरा का है, का पहले देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले आईने के रूप में। दूसरा का कुछ है बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के कान, नाक, गला आदि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए, तीसरा का नंबर है कि टॉर्च। टॉर्च बाबू, टॉर्च और टॉर्च और वाहनों के हेड, वाहनों के कुछ बाबू हेड लाइट में, हेडलाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में। देखिए बाबू, टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बाबू? तो टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? तो अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च, जो टॉर्च होता है जिससे आप बात है, या वाहनों के हेडलाइट, जैसे गाड़ी के ऊपर में वो हेडलाइट रहता है बाबू, तो वाहनों के हेडलाइट के रूप में, पीछे साइड में इधर उधर रहता है, वाहनों के हेडलाइट के रूप में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू? तो वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन दर्पण बाबू? अवतल दर्पण। पहल का क्या है बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले आईने के रूप में। दूसरा का क्या है? रोगियों के कान, नाक, गला इत्यादि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीसरा का नंबर क्या है बाबू? टॉर्च। कौन बाबू? टॉर्च। टॉर्च एवं वाहनों के, टॉर्च कमा वाहनों के हेडलाइट के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? तो टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए बाबू? 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए? अब देखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग समझ गए। अब देखिएगा उत्तल दर्पण के उपयोग किसका बाबू? उत्तल दर्पण के। समझिएगा, अवतल दर्पण के उपयोग समझ गए। अब देखिएगा बाबू उत्तल दर्पण का उपयोग। चलिए, अब समझिएगा कि उत्तल दर्पण के उपयोग के कर उपयोग बाबू? उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के उपयोग देख लिया बाबू कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। किसका बाबू? उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का पहले का उपयोग क्या है बाबू? पहला नंबर में देखिए, अवतल दर्पण के पहले बताइए, अवतल दर्पण के उपयोग समझ गए बाबू? बढ़िया से समझ में आया अवतल दर्पण के उपयोग। दूसरा का नंबर है बाबू उत्तल दर्पण के उपयोग। किसका उपयोग बाबू? देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग समझ लिए। अब किसका उपयोग समझना है? उत्तल दर्पण के। देखिए, उत्तल दर्पण के पहले का उपयोग में क्या है बाबू कि वाहनों वाहनों के साइड मिरर, वाहनों के कुछ बाबू साइड मिरर के रूप में अवतल, वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल उत्तल दर्पण का उपयोग
किया जाता है। देखिए बाबू, जो वाहन के साइड मिरर होता है बाबू, जिसमें ड्राइवर जो होता है जो पीछे का क्षेत्र देखता है, तो वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? अवतल, सॉरी, उत्तल दर्पण। ये वाहन होता है, वाहन के जो दोनों तरफ कुछ होता है साइड मिरर, जिसे ड्राइवर कहा जाता है पीछे का क्षेत्र, क्योंकि आगे का क्षेत्र तो सामने लोग जाता है, लेकिन पीछे का क्षेत्र कैसे देखेगा? तो जो साइड मिरर होता है उसके उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बाबू? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण के उपयोग। किसका बाबू? साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बाबू? उत्तल दर्पण। वाहन के जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका बाबू? उत्तल दर्पण। अब देखना है पहला नंबर उपयोग हो गया। पहलका देखिए कि वाहन के जो साइड मिरर होता है ओकरा में कौन सा दर्पण का उपयोग? उत्तल। अब देखिए दूसरा का नंबर होता है कि एटीएम में, एटीएम में एटीएम में भी कौन दर्पण का उपयोग होता है बाबू? उत्तल दर्पण। एटीएम में भी कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बाबू? उत्तल दर्पण। तीसरा का नंबर है कि जो गलियों में क्या लगा रहता है बाबू? बत्ती। गली में, रोड पर जो क्या लगा रहता है? बत्ती। तो वो बत्ती में कौन सा दर्पण का उपयोग? जैसे कि देखिए रोड, ये रोड है या गली है मान लीजिए, यहाँ ऊंचा ऊंचा क्या लगा रहता है बाबू? बत्ती लगा रहता है, दोनों तरफ लगा रहता है बाबू। तो ये बतिया में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? यही देखिएगा। तो ये जो बतिया है एकरा में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका बाबू? उत्तल दर्पण का उपयोग। किसका उपयोग किया जाता है बाबू? उत्तल दर्पण का। तो क्या लिखेंगे? उत्तल। देखिए सड़क पर लगी, सड़क या गलियों में, सड़क पर लगी बत्तियों में, सड़क पर लगी बत्तियों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए बाबू, जो सड़क पर लगल बत्तियां भी हमें बताया बाबू, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है बाबू? तो जो सड़क पर लगा हुआ बत्ती रहता है उसमें किसका उपयोग? तो उसमें उत्तल दर्पण। किसका बाबू? उत्तल दर्पण। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, जिसे प्रकाश। अब देखिएगा, इस समझ रहे बाबू? और एक बार और देखिए, एक बार और देख लीजिए उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होता है बाबू? वाहनों के साइड मिरर में। उत्तल दर्पण का उपयोग बाबू वाहनों के साइड मिरर में के रूप में किया जाता है। दूसरा का एटीएम में, दूसरा का एटीएम में। और तीसरा का है जो सड़क पर लगी कौची है बाबू? सड़क पर लगी का बत्तियों में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो सड़क पर लगी बत्तियों में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब देखना है क्या, इतना समझ गए बाबू? ये समझ गए ना? अब अगला क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। इतना पहले समझ गए बाबू? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा ध्यान से बाबू। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? कह रहा है, समझिएगा पहले बाबू। देखिए लिखते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड, वाहनों के साइड मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों क्यों किया जाता
है। क्वेश्चन समझिएगा बाबू, कह रहा है कि जो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है बाबू? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो समझिएगा बाबू, उत्तल दर्पण का उपयोग, समझिए कह रहा है ना बाबू क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि काहे उतले दर्पण के उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का भी उपयोग हो सकता था, हो सकता है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वहां उतले दर्पण का उपयोग होता है बाबू, अवतल दर्पण का नहीं। क्यों? तो हम बताते हैं, देखिए उत्तर में देखिएगा, उत्तर है उत्तल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, किया जाता है। क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब क्योंकि सुनिए बाबू, क्यों किया जाता है, काहे ना अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सुनिए काहे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों बाबू? तो क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब छोटा होता है तथा छोटा होता है होता है तथा इसका इसका विस्तृत क्षेत्र इसका विस्तृत क्षेत्र तथा इसका विस्तृत क्षेत्र, देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जा रहा है वो? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब छोटा होता है तथा इसका विस्तृत क्षेत्र अधिक होता है, अधिक होता है तथा इसका विस्तृत क्षेत्र अधिक होता है जिससे ड्राइवर को पीछे का जिससे ड्राइवर को जिससे ड्राइवर को पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है और वह सुनिश्चित रूप से और वह कैसे बाबू? सुनिश्चित रूप से सुनिश्चित रूप से और वह सुनिश्चित रूप से गाड़ी को चला सकता है, चला सकता है। समझ गए बाबू? काहे उतले दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझ है? क्यों बाबू? क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो क्यों बाबू? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है ना बाबू, तो इसमें जो बना प्रतिबिंब होता है जो छोटा होता है, क्या होता है बाबू? छोटा होता है, तथा छोटा है तो इसका विस्तृत क्षेत्र भी अधिक होगा, इसका विस्तृत क्षेत्र अधिक होता है जिससे जो ड्राइवर होता है बाबू उसको पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ता है और वह सुनिश्चित रूप से गाड़ी को चला सकता है। समझ गए बाबू?
क्यों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझ गए। अब चलिए समझ गए ना बाबू कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, समझे। अब देखना है, समझिएगा बाबू, इतना समझ गए। इसको मिटाते हैं, देखिएगा बाबू मिटा रहे हैं, उतार लीजिए, चलिए मिटा रहे हैं बाबू, देखिएगा। समझिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को, समझिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। कौन है बाबू क्वेश्चन है बाबू कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो क्यों बाबू सुनिएगा, क्वेश्चन है बाबू कि अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। सुनिए बाबू, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। सुनिएगा ध्यान से, तो अवतल दर्पण को, कौन बाबू, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन का है बाबू कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। क्यों बाबू सुनिएगा, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, पहले चित्र द्वारा समझते हैं, पहले हम चित्र द्वारा समझते हैं बाबू, उसके बाद डिफिनेशन भी लिखेंगे। चलिए समझिए बाबू, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, तो हम पढ़ाए हैं वैसा दर्पण, क्या बाबू, देखिए समझिएगा ध्यान से बाबू, कौन सी है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं बताइए बाबू, हम पढ़ा चुके हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, वैसा दर्पण, कौन सी, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह, जिसका कौन सी बाबू, प्रावर्तक सतह धंसा हुआ हो। देखिए धंसा हुआ है, वैसा दर्पण जेकर प्रावर्तक सतह का हो, धंसा हुआ हो, ओकरा कौन सी कहेंगे, अवतल दर्पण। ओकरा क्या कहेंगे बाबू, अवतल दर्पण। वैसा दर्पण, समझिएगा, वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहते हैं बाबू, तो वैसा दर्पण जिसका प्रावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण। ये कौन सी हो गया बाबू, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब समझिएगा, आई कौन सी हो गया बाबू, पी यानी ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे कौन सी द्वारा सूचित किया जाता है बाबू, पी द्वारा। ये दर्पण है, आई दर्पण के जो मध्य बिंदु है कौन सी कहेंगे, ध्रुव यानी पी। आई जो यहां से लेकर यहां तक लाइन है इसको कौन सी कहेंगे बाबू, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए जितना दूरी हम बता चुके हैं बाबू कि जितना दूरी फोकस दूरी उतना ही दूर पर प्रतिबिंब दूरी। समझिएगा, समझना का है, सुनिए एक सेकेंड, समझिएगा बाबू, समझना है। ये कौन सी पहले अवतल दर्पण है, आई कौन सी हो गया बाबू, फोकस, आई कौन सी हो गया बाबू, वक्रता केंद्र यानी सी। ये सब पढ़ा चुके हैं कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ये सब कौन सी करेंगे बाबू, पढ़ा चुके हैं, समझिएगा। तो फोकस, देखिए फोकस हो गया, ये कौन सी हो गया, वक्रता केंद्र। तो कौन सी कह रहा है क्वेश्चन की अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण काहे कहते हैं, अभिसारी। तो पहले बताइए तो बाबू अभिसारी क्या है, अभिसारी क्या है पहले बताइए। तब हम पढ़ाए हैं बाबू कि अभिसारी प्रकाश पुंज वैसा प्रकाश पुंज जिसमें
सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ गए बाबू, अभिसारी क्या है? अभिसारी समझ गए। अब देखिए कुछ हो गया फोकस, कुछ वक्रता केंद्र, तो कुछ आंसर क्या हो गया? आंसर क्या होगा सुनिए बाबू, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, देखिए ये प्रकाश के किरण हम गुजार रहे हैं अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष क्या है बताइए बाबू? जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, जब प्रकाश की किरणें, जब देखिए प्रकाश की किरण है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के, जब प्रकाश की किरणें कौचे बाबू, प्रकाश की किरण जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कौची का है बाबू, कौची हो गया प्रधान अक्ष, जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, देखिए गुजारा जा रहा है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद, कौची से परावर्तन के बाद बाबू, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। देखिए किरणें आकर कहा मिलेगा बाबू, एक ही बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। देखिए प्रकाश के किरण आ रहा है बाबू, कौन आ रहा है, प्रकाश की किरण, कहा आकर मिलेगा बाबू, एक ही बिंदु पर मिलती है। ऊपर से प्रकाश के किरण आया, देखिए समझिएगा, इधर से भी देखिए, कौन है वो, प्रकाश के किरण, क्या है बाबू, प्रकाश की किरण। जब अवतल दर्पण के, यही से डिफिनेशन बन जाएगा, देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है बाबू समझिए, तो जब अवतल दर्पण के, ये अवतल दर्पण है, एकर कौन प्रधान अक्ष है, एकर समानांतर प्रकाश के किरण गुजारा जा रहा है, देख रहे हैं, तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें कहाँ मिल रहा है, एक ही बिंदु पर, किरणें कहाँ मिल रहा है बाबू, एक ही बिंदु पर, अतः किरणों का एक बिंदु पर मिलना अभिसारी, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद डिफिनेशन लिखवाते हैं। चलिए उतार लिए बाबू, डिफिनेशन देखिएगा, ये उतार लिए, ये उतार लिए, अब देखिएगा इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा। देखिए बाबू इसको हम मिटाते हैं, पिक्चर द्वारा समझ गए बाबू। अब देखते हैं डिफिनेशन लिख देते हैं, क्या होगा वो, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, कुछ बाबू, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर गुजारी जाती है, गुजारी जाती है, जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है
तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलेगा बाबू? एक ही बिंदु पर मिलती है। किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है अतः किरणों का अतः किरणों का एक बिंदु पर मिलना अतः किरणों का एक बिंदु पर मिलना अभिसारी अतः किरणों का एक बिंदु पर मिलना अभिसारी इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों बाबू? समझे? अवतले दर्पण को काहे अभिसारी कहते हैं, उत्तल को काहे ना? तो समझ गए काहे अवतले को कहते हैं। काहे बाबू? क्योंकि इसमें जो प्रकाश के किरण है बाबू, वो आकर एक ही बिंदु पर मिलता है कि नहीं? मिल रहा था, पिक्चर में हम दिखाए थे। तो इसको कौन सी कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। समझ गए बाबू? कि जब प्रकाश की किरणें का बाबू जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। अतः किरणों का एक बिंदु पर मिलना अभिसारी, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन का है बाबू, सुनिएगा ध्यान से, इतना समझ गए। अगला क्वेश्चन का है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? इतना समझ गए बाबू, मिटाते हैं इसको, समझिएगा। अगला क्वेश्चन का है कि उत्तल दर्पण को किसको बाबू? उत्तल दर्पण को अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन का है बाबू कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? कहा है बाबू उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? समझिएगा। पहले बताइए तो अपसारी क्या है? अपसारी क्या है? अभिसारी तो कहा था बाबू, ओकरा में आके सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिला था। अब है अपसारी, तो पहले समझेंगे बाबू कि अपसारी क्या है। तो अपसारी केकरा कहते हैं बाबू? तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें बाबू वैसा प्रकाश पुंज जिसमें किरणें एक ही बिंदु से निकलता हुआ कौची होगा? प्रतीत होगा। ओकरा में तो कहा था बाबू कि किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिलेगा, एकरा में एक ही बिंदु से किरणें क्या होगा? निकलता हुआ प्रतीत होगा, निकलेगा। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? पहले पिक्चर द्वारा समझते हैं बाबू, देखिएगा, पहले समझिए। क्या पढ़ेंगे बाबू? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे क्या कहेंगे बाबू? उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हो? उठा हुआ हो। का हो? उठा हुआ हो, ओकरा क्या कहेंगे? ओकरा उत्तल दर्पण कहेंगे। वैसा दर्पण कौची बाबू? वैसा दर्पण जिसका कौची हो गया बाबू? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या हो गया? समझिएगा। कौची हो गया? ये कहा हो गया बाबू? फोकस। अय्या क्या हो गया? वक्रता केंद्र।
आई का हो गया बाबू प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें, समझिएगा आंसर का है, जब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण गुजारा जाएगा, कौन हो जाएगा बाबू, प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है। एक सेकंड पहले पिक्चर पार लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। ये कुछ है अक्ष, समझिए बाबू, ये कुछ है प्रकाश के किरण जा रहा है, ये कुछ है बाबू प्रकाश के किरण, समझिएगा। जब समझिएगा बाबू, जब अवतल दर्पण के जब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है। अतः किरणों का एक बिंदु से निकलना अपसारी, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझिएगा कौची बाबू, देखिए जब कौची है बाबू, ये कौची है उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष, ये कौची है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। जब उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गुजारी जाती है तो किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रहा है, निकलता हुआ प्रतीत होता है। अतः किरणों का एक बिंदु से निकलना अपसारी, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। पिक्चर पहले उतार लीजिए बाबू, पिक्चर उतार लीजिए, यही कहा है पिक्चर है। अब कौन लिखते हैं, डिफिनेशन। पिक्चर हो गया, अब कौन लिखते हैं बाबू, पिक्चर समझ गए। अब क्या लिखेंगे, डिफिनेशन इसका। समझिए बाबू डिफिनेशन का है कि जब प्रकाश की किरणें, जब उत्तर है बाबू कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें कौची बाबू, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के समांतर, क्योंकि बाबू जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है, गुजारी जाती है, जब किरणें, जब प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारी जाती है तो दर्पण से, दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत, किरणें एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत
एक ही बिंदु से निकलता है, जब हाँ, एक ही बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। अतः किरणों का एक बिंदु से निकलना, अतः किरणों का एक बिंदु से निकलना अपसारी, अपसारी, इसलिए इसलिए उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अब अपसारी, अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझे बाबू? काहे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है? इसका कारण है, क्या कारण है बाबू? कि जब उत्तल दर्पण के, अभी पिक्चर में समझाए बाबू, कि जब प्रकाश के जो किरण है उत्तल दर्पण के प्रधानज के समानांतर गुजारते हैं, तो बाबू दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें एक ही बिंदु से क्या होगा? निकलता हुआ प्रतीत होगा। अतः किरणों का एक बिंदु से निकलना कौची? अपसारी, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। समझ लिए बाबू? इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। इतना समझ गए? इतना समझ गए बाबू? बोलिए, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए। अब देखते हैं कि आवर्धन का बाबू, इतना पहले समझ गए बाबू। अब इसको कुछ करते हैं, मिटाते हैं। अब क्या देखना है कि आवर्धन किसे कहते हैं? क्या बाबू? आवर्धन, आवर्धन किसे कहते हैं? समझिए बाबू, क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या है, व्हाट इज। देखिए समझिएगा, आवर्धन क्या है। देखिए आवर्धन, आवर्धन का बाबू, आवर्धन। तो आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन बाबू, तो आवर्धन समझिएगा, जब, समझिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, बिंब माने वस्तु ही होता है, बिंब माने वस्तु, यानी कि आवर्धन क्या है बाबू? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात को आवर्धन, आवर्धन कहते हैं। क्या है बाबू? समझिएगा, देखिए जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब माने समझ रहे बाबू? इमेज, आपका प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब, छवि, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे बाबू? आवर्धन। देखिए जो प्रतिबिंब के ऊंचाई रहेगा ओकर अनुपात, यानी वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन। इसे, इसे कौची द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? तो इसे एम द्वारा लिख दीजिएगा, इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कौची द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? एम द्वारा। अब एम बराबर फार्मूला क्या होता है बाबू? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई
अब बटा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एम बराबर क्या होगा फॉर्मूला बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई, के कर ऊंचाई बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। और एम बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है बाबू समझिएगा, एच डैश बटा एच, एच डैश बटा एच। और एक एम बराबर एक और फॉर्मूला क्या होता है बाबू, भी बटा यू, भी बटा यू। एम बराबर देखिए तीन फार्मूला निकला, तीन फार्मूला होता है। एक वो तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, एक वो है एम बराबर एच डैश बटा एच, एक होता है एम बराबर भी बटा यू। यहाँ एम कौची है बाबू, यहाँ एम कौची है, आवर्धन, आवर्धन, एम का है आवर्धन। भी का है बाबू, तो भी है, भी कौची है, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। भी का प्रयोग किसके लिए यहाँ पर हुआ है, प्रतिबिंब दूरी के लिए। यू का प्रयोग किसके लिए हुआ बाबू, तब वस्तु दूरी, वस्तु दूरी। यू का प्रयोग किसके लिए हुआ है बाबू, वस्तु दूरी। एम है आवर्धन, भी है प्रतिबिंब दूरी, आयु का है वस्तु दूरी। तो बताइए बाबू आवर्धन समझ गए, इस फार्मूला का उपयोग कहाँ होगा बाबू, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये भी फार्मूला का उपयोग कहाँ बाबू, न्यूमेरिकल। तो समझिएगा आवर्धन क्या है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है। एम बराबर कुछ होता है बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। एम बराबर भी बटा यू, यहाँ एम कुछ है बाबू आवर्धन, एम का है बाबू आवर्धन, यू का है बाबू वस्तु दूरी, या भी का है प्रतिबिंब दूरी। आवर्धन समझ गए बाबू, आवर्धन समझ गए कि हाँ या ना बोलिए, यस और नो। आवर्धन समझ गए बाबू। और आवर्धन के बाद सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, आवर्धन समझ गए। चलिए अब इसको कुछ करते हैं, मिटाते हैं। अगला है इसको मिटाते हैं बाबू, समझिएगा। अगला है, अगला कौन है समझिए बाबू, अगला है कि उत्तल दर्पण, पहले देखिए दोनों दर्पण पहले समझिए। उत्तल पॉइंट में लिखिएगा बाबू, उत्तल दर्पण वीवीआई पॉइंट है बाबू, इसको याद रखना ही रखना है। उत्तल दर्पण का वक्रता, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र तथा उत्तल दर्पण का, समझिए पहले उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी कौची होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। कौची होता है, उत्तल दर्पण का वक्रता कौची बाबू, त्रिज्या, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। कौची होता है बाबू, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का, सॉरी धनात्मक होता है। क्या होता है बाबू, धनात्मक। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है।
समझ गए बाबू, ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को याद रखिए बाबू कि ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, देखिए ये कौन दर्पण हो गया बाबू, ये उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। एक जो फोकस दूरी अवकरता त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कौन होता है, ऋणात्मक यानी माइनस, इसका क्या होगा प्लस में, फोकस दूरी भी अवकरता वक्रता केंद्र भी अति वक्रता त्रिज्या कौन में होगा, प्लस में, क्या में होगा बाबू, प्लस में, समझे। अब देखिए इतना समझ गए बाबू कि उत्तल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब क्या समझना है बाबू, समझिएगा, अब समझना है चीह परिपाटी, क्या बाबू, चीह परिपाटी, ये कौन हो गया बाबू, चीह परिपाटी, समझिएगा ये है वो कौन है, यहाँ मूल बिंदु का है बाबू, इसको देखिए, इसको का ओ यानी बाबू ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, मूल बिंदु, वो का है बाबू ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु। ऊपर की ओर देखिए कौन है बाबू, प्रधान अक्ष, का है प्रधान अक्ष, कौन है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। चीह परिपाटी, ये कौन है बाबू, चीह परिपाटी समझा रहे हैं। ये कौन है प्रधान अक्ष। अब देखिए यहाँ और इन पर, अब देखिएगा प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां कौन होता है बाबू, धनात्मक, समझिएगा, पहले एक सेकंड रख लीजिए बाबू, समझिएगा बाबू, एक सेकंड क्या समझना है, हाँ, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां क्या होगा बाबू, यानी कि प्रधान अक्ष है, अब प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां क्या होगा, धनात्मक यानी प्लस। अब प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरियां क्या होगा, नीचे ऋणात्मक यानी कौन सी, माइनस। प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरी धनात्मक यानी कि प्लस, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक यानी कि माइनस, प्रधान अक्ष से बाई ओर दूरियां, देखिए समझिएगा पहले, प्रधान अक्ष से ये बाई ओर है, ये दूरी क्या होगा, प्रधान अक्ष से बाई ओर दूरियां ऋणात्मक, इन बाई ओर क्या होगा दूरियां ऋणात्मक, क्या होगा ऋणात्मक यानी कि माइनस। प्रधान अक्ष से बाई ओर दूरियां क्या होगा बाबू, ऋणात्मक। अब प्रधान अक्ष से दाई ओर दूरियां क्या होगा, धनात्मक। इसको क्या करना है, याद करना है, एक बार और समझिए, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां, तब प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक, प्रधान अक्ष से बाई ओर की दूरियां ऋणात्मक, और प्रधान अक्ष से दाई ओर दूरियां धनात्मक। इसको समझना है, इसको क्या समझना है बाबू, इसको समझना है। और एक और है बाबू दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या होता है दर्पण सूत्र। ये क्या होता है बाबू, दर्पण सूत्र, समझ गए, इसको याद रखिएगा, ये भी आई है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, समझ गए बाबू, इतना समझ गए। चलिए इसी के साथ हम पहला चैप्टर क्या हो गया समाप्त, लेक्चर नंबर 5 तक क्या हो गया, पहला चैप्टर समाप्त। चलिए क्या हो गया बाबू, समाप्त हो गया। इसको रिवीजन करते रहेगा। इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।